दोस्तों, आज पेश है कोड़ी सा का बेटा। ये खबर चित्र है दोस्तों। प्रतापपुर का सेठ कोड़ी सा बहुत कंजूस था। एक एक पैसे को दांतों से पकड़ कर रखता था। वह खुद खाता था, न दूसरों को खाने देता था। उसके दरवाजे पर जब भी कोई फकीर या भिखारी कुछ मांगने आता तब वह इस प्रकार फटकारता, चलो भागो यहाँ से, मांगने के लिए कोई और घर ढूंढो। मुंह उठाए यहाँ ऐसे तोड़े आते हैं जैसे मेरे पास कुछ रख कर भूल गए, चलो भागो। सेठ जी, कुछ तो लोक परलोक सुधार लो, अब का लिया दिया आगे चल के काम आएगा। कोड़ी सा इन बातों पर कोई असर नहीं होता था। उसके बेटे जसवंत सा का स्वभाव कोड़ी सा से स्वभाव से बिल्कुल उल्टा। वह बहुत ही दयालु और सज्जन था। बाबा, ठंड पड़ रही है, लो यह साल ओढ़ लो। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र करे। कोड़ी सा जसवंत की दीनशीलता देखकर मन ही मन कूटता था। एक दिन वह जसवंत शाह से पुनः ऐसा ही किया। जसवंत शाह, आज सुबह तुम घर से निकले थे, तुम्हारे कंधे पर रेशम की चादर थी। अब तुम शान डले वापस घर लौटे तो रेशम की चादर तुम्हारे हाथ पर नहीं है, कहाँ गई रेशम की चादर? कोड़ीसा की बात सुनकर जसवंत साहब बुरी तरह गड़गड़ाया उठा। पिताजी, रेशम की चादर, वह चादर मैंने एक गरीब बुढ़िया को दे दी। क्या? हाँ पिताजी, वह गरीब बुढ़िया के पास तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं था। उसकी ऐसी दशा देखकर मुझसे उस पर दया आ गई और मैंने अपनी रेशम की चादर उस बुढ़िया को दे दी। फूट गए कर्म मेरे। एक एक पैसे को जोड़कर मैं रखता हूँ और यह नालायक जो जसवंत शाह उसे इस प्रकार बर्बाद करता फिरता है। जसवंत शाह, तुम बहुत बहुत हो लिया, अब मैं और नहीं सहूँगा। मैं तुम्हें कंगाल करने पर छोड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि तेरी कारगुजारियों से कंगाल बनूं, तू मेरे घर से निकल जा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। आज के बाद तू मुझे अपनी मनोसूरत कभी न दिखाना और जा दूर मेरी नज़रों से। जब तू दूर दूर खुद कमाएगा तो पता चलेगा रुपया पैसे की कीमत मेहनत से कमाया जाता है। तुझे धन का महत्व पता चलेगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी ही बात है तो आपकी इच्छा, तो मैं ऐसा ही सही इसी प्रकार मैं घर से दूर चला जाता हूँ। इतना कहकर जसवंत शाह कोड़ी शाह को प्रणाम किया और जैसे ही वह जाने को उतावला हुआ, जसवंत शाह तू जा तो रहा है, पर जाते जाते एक बात कान खोलकर सुन ले। इस घर में तभी कदम रखना जब तू ढेर सारी दौलत कमा ले। खाली हाथ भूलकर भी दरवाजे पर ना आना। जी पिताजी। जसवंत शाह गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। जब घर बेटा चौखट पर पहुंचा, रुक जा बेटा जरा, उसने पलट कर देखा। माँ, तुम मेरे बेटे मुझसे मिला मुझे मिला अपने घर छोड़कर जा रहा है। आंखों में आंसू लिए जसवंत शाह को सीने से लगा लिया। जसवंत सिंह की मां ने दिलासा देते हुए बोला, माँ फिक्र न करो, मैं सिरदी खूब सारा धन कमा कर लौटूंगा। बेटा, तुम मेरे बिना कैसे रहूंगी? जसवंत सिंह की माँ बहुत समझाया तो फिर आंसू पोंछ कर आंचल से बंदी छह स्वर्ण मुद्राएं खोल कर उन्हें जसवंत शाह को देते हुए बोली, बेटा तू प्रदेश जा रहा है, इन 6 स्वर्ण मुद्रा को अपने पास रख ले, वक्त पर जरूरत पड़ने पर यह काम आएंगी। अच्छा माँ। और जसवंत शाह की माँ ने स्वर्ण मुद्राएं ले ली और माँ के पैर छूने आशीर्वाद लेकर चल दिया। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। और जसवंत शाह चलते चलते जब हवाई हलवाई की दुकान के बाहर से गुजरा, नामराद बिल्ली ले अपनी करतूत की सजा भुगत। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली को इस बेरहमी से पीटते देख जसवंत शाह से रुका और हलवाई से बोला, क्यों भाई, इस बिल्ली ने आखिर क्या कसूर किया है, तुम इसे इस प्रकार मार रहे हो? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इस बिल्ली ने मेरी दुकान की सारी मिठाई को झूठा कर दिया और इसे मारूं नहीं तो क्या करूं? और
वह बिल्ली को पीटने लगा, म्याऊं म्याऊं। यह कसाई हलवाई इस बिल्ली को मार डालेगा, इस किसी तरह मुझे बिल्ली के हलवाई के पंजे से छुड़ाना चाहिए। रुको भाई रुको। हलवाई उसकी ओर देखा, क्या है भाई, इस बिल्ली को छोड़ दो। छोड़ क्यों नहीं देते, इसे मार ही डालोगे क्या? हाँ, मैं इसे जान से मार डालूंगा। नहीं भाई, ऐसा अनर्थ न करना। बिल्ली पर इतनी तरसा रहे तो जान क्यों नहीं बचाते हो? मैं भला इसकी जान कैसे बचा सकता हूँ? इस बिल्ली ने मेरी दुकान की मिठाई झूठी की, 2 स्वर्ण मुद्राएं का नुकसान किया है। यदि तुम मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं दे दो तो इस बिल्ली को छोड़ सकता हूँ। यह बात है। जसवंत शाह ने बिना पल गवाए ही 2 स्वर्ण मुद्राएं निकाली। लो स्वर्ण मुद्राएं, अब बिल्ली को छोड़ दो। हाँ, अब मुझे बिल्ली को छोड़ने में कोई इतराज नहीं। हलवाई ने जसवंत सिंह को बिल्ली स्वर्ण मुद्राएं ली और बिल्ली को छोड़ दिया। जसवंत सिंह आगे बढ़ गया। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा था कि म्याऊं म्याऊं। जसवंत शाह ने चौंक कर पीछे देखा। ओ, यह है बिल्ली जिसे मैंने हलवाई के पंजे से छुड़ाया था। जसवंत शाह ने झुककर बिल्ली को गोद में उठाया और उसे सने से पुचकारते हुए बोला, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो बिल्ली? तुमने मेरे उप ऊपर उपकार किया है भाई। अगर आज मेरे जीवन में तुम्हारा अधिकार है, आज से तुम्हारी दासी और तुम मेरे मालिक। तुम तो मनुष्य की तरह बोल रही हो, तुम साधारण बिल्ली नहीं हो सकती। तुमने सही पहचाना बिल्ली, मैं साधारण बिल्ली नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे विषय में किसी को नहीं बताने का समय नहीं आया। तुम्हारी बातों से मुझे हैरत में डाल रही है बिल्ली। भाई, हलवाई से मेरी जान बचाकर तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। उपकार उपकार अब एक उपकार और करो। कैसा उपकार? मुझे अपने साथ ले चलो, वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आऊंगी। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। और आगे आगे जसवंत सिंह और पीछे पीछे बिल्ली। और बिल्ली को दूर चली थी कि चूं 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 चूं। अरे, यह आदमी के पास चूहे कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? भाई, तुम इस चूहे को कहाँ ले जा रहे हो? इस चूहे ने को मारने के लिए ले जा रहा। मारने? लेकिन क्यों? इस चूहे ने क्या कसूर किया है? इस चूहे ने मेरे गोदाम में भरे गेहूं को खा लिया। डाले चूहे को मारकर मैं नुकसान किया है। ओह, तो यह बात है। बिल्ली की तरह यह चूहा भी संकट में है। इस आदमी को इस चूहे से मुक्त कराना चाहिए। यह सोच वह आदमी से बोला, भाई, चूहे ने तुम्हारा कितना नुकसान किया है? इस चूहे ने मेरा 2 स्वर्ण मुद्राएं के बराबर नुकसान किया है। जसवंत सिंह ने जट आदमी से बोला, भाई, तुम अपने नुकसान की 2 स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले लो, इसके बदले में चूहे को छोड़ दो। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? लाओ स्वर्ण मुद्राएं। जसवंत सिंह ने 2 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर आदमी को दे दी। अब वह आदमी चूहे को मुक्त कर दिया और आज़ाद होते ही चूहा जसवंत शाह से बोला, मेरे दयालु मुक्तिदाता, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम भी बिल्ली की तरह मनुष्य की भाषा बोल रहे चूहे, क्या तुम साधारण चूहे हो? तुमने सही पहचाना मेरे मुक्तिदाता, पर इस विषय में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी कि इस विषय में विस्तार से बताने का उचित समय नहीं आया। वो तुम्हारी कहानी इस बिल्ली की तरह है। हाँ मेरे मुक्तिदाता, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम मुझे अपने साथ ले लो, वक्त पड़ने पर मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। चूहे का कथन सुनकर जसवंत शाह मुस्कुराया। ठीक है, तुम भी बिल्ली की तरह मेरे पीछे पीछे चल सकते हो। और अब जसवंत शाह, चूहे, बिल्ली दोनों का काफिला खजान अनजाने सफर पर जा रहा था। चलते चलते तीनों एक वन में पहुंचे। अरे, यह सपेरा इस सांप को पकड़ कर क्यों ले जा रहा है? जसवंत शाह सपेरे को रोक कर उससे पूछा, भाई, इस सांप को क्या करोगे? करूँगा मेरे भाई, इसकी पकड़ कर मैं बेचना तो मेरा धंधा है। वैद्यराज चरक सांपों को मारकर औषधियों का निर्माण करते हैं, उन्हें वैद्यराज को चरक को सांप को बेचूंगा। सपेरे की बात सुनकर जसवंत शाह सोचने लगा, बिल्ली चूहे की तरह ये बेचारा सांप भी काल का जाल में फंसा है। मुझे सांप को इस सपेरे की कैद से छुड़ाना चाहिए। यह सोचकर जसवंत शाह ने सपेरे से पूछा, भाई वैद्यराज चरक के हाथों तुम इस सांप को कितने धन में बेचोगे? वैद्यराज चरक एक सांप की 2 स्वर्ण मुद्राएं देता है। यह तो 2 स्वर्ण मुद्राएं
मुझसे ले लो, बदले में इस सांप को छोड़ दो। ठीक है भाई, मुझे इस सांप को बेचने ही है, वैद्यराज को बेचकर तुम्हारे हाथों बेचूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जसवंत सर ने जेब से बाकी 2 मुद्राएं निकाली और सपेरे को दे दी, और सपेरे ने 2 मुद्राएं लेकर सांप को छोड़ दिया और अपने रास्ते चल दिया। और सांप फन फैलाए जसवंत सर से कहा, हे परोपकारी मित्र सपेरे, कि कैसे मुक्ति दिलाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ओ, तुम मनुष्यों की भाषा बोल रहे हो सांप? हाँ मित्र, मैं नागराजवासी का पुत्र विषदंत हूँ। पृथ्वी पर भ्रमण के उद्देश्य से नागलोक से पृथ्वीलोक पर आया था, और ये दुष्ट सपेरे ने बीन बजाकर मुझे पकड़ लिया। तुम न आते तो ये मौत की निश्चित थी। मित्र सांप, मुझे खुशी हुई तुम्हारी किसी काम आस का। मित्र, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरे साथ चलो, आओ अब मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? लेकिन कहाँ? नागलोक में। मैं चाहता हूँ नागलोक में चलकर पिताजी नागलोकवासी से मिलो, और मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। मुझे नागराज वासुकी से मिलकर बहुत खुशी होगी मित्र। तो आओ मेरे साथ चलो। चलो कहो मित्र। लेकिन मित्र, मैं चलने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। नागलोक में मेरे साथ बिल्ली और चूहा भी जाएंगे। मुझे भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है। और जसवंत काली बिल्ली और चूहा सांप के साथ चल पड़े। सांप उन्हें लेकर एक नदी के तट पर पहुंचा और मानस रूप में आकर जसवंत सिंह से बोला, मित्र, मैं नदी में छलांग लगाने वाला हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे चले आना। ठीक है। और सांप ने नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल चमत्कार हुआ। ओ आश्चर्य! सांप नदी में छलांग लगाते नदी में के पानी के 2 भागों में विपरीत हो गया। बीच में सीढ़ियाँ नजर आई। लगता है सीढ़ियाँ नागलोक की जाती हैं। आओ मित्र, हैरत में क्यों पड़े हो? हैरत में डूबा जसवंत चूहा सांप के साथ पीछे पीछे सीढ़ी से चलने उतरने लगा। कुछ देर बाद वे लोग नदी अंतिम सीढ़ी पर खड़े थे। मित्र जसवंत, यह है हमारा नागलोक। ओह, नागलोक तो बहुत ही अद्भुत है। और जसवंत सागर लेकर अपने महल में आया। विषकांत को देखकर राम मिलते आदर सहित सिर झुकाकर रह जाते। और विषकांत जसवंत सिंह को लेकर नागराज वासुकी के पास पहुंचा। बेटे विक्रम सिंह, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ ये मानव कौन है? पिताजी, महाराज, ये है जसवंत सिंह है। आज पृथ्वीलोक पर इन्होंने मुझे एक सपेरे से मुक्ति दिलाई। फिर विषकांत ने नागराज वासुकी के सारी बात बताई, और सारी बात जानकर नागराज वासुकी खुश होकर हुआ जसवंत सिंह से बोला, जसवंत, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, हम तुमसे बहुत खुश हैं। नागराज संकट में पड़े विषकांत को संकट से निकालना मेरा फर्ज था। जसवंत, आज 5 दिन पश्चात नाग पंचमी है। उस दिन नागलोक में उत्सव मनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि तुम उत्सव में शामिल हो। आपका आदेश मेरे लिए सिर माथे पे। नागराज नागराज विषकांत से कहा, बेटा विषकांत, जसवंत को राजकीय अतिथि गृह में ले जाकर ठहरा दो। जो गया पिताजी महाराज। और विषकांत उसे लेकर अतिथि गृह में पहुंचा। मित्र जसवंत, तुम्हें पूछना चाहता हूँ। पूछो मित्र। तुम कौन हो और कहाँ के निवासी हो? इस समय कहाँ जा रही हो? पृथ्वीलोक पर मेरी तुम्हारी प्रथम मुलाकात हुई। यह बिल्ली और चूहा तुम्हें साथ क्यों हैं? मित्र, तुमने एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। फिक्र न करो, तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। मित्र, मैं प्रतापपुर राज्य का सेठ कोड़ीमल का बेटा हूँ। मुझसे रुष्ट होकर मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकलने वक्त मेरे पास 6 स्वर्ण मुद्राएं थी। फिर जसवंत सिंह ने विषकांत को सब कुछ बताता चला गया। उन मुद्राओं को मैंने तुम पर और बिल्ली पर चूहे पर ऊपर खर्च दिया। अब मैं खाली हूँ, पका मस्त आदमी हूँ। बस मेरी यही राम कहानी है। ओह, तुम बहुत सज्जन हो और परोपकारी हो मित्र जसवंत साहब। तुमने अपनी माँ की चिंता करके पास धन को मुझे बिल्ली और चूहे को जीवन दान दिया। तुम धन्य हो मित्र। इतना कहकर निष्कांत को सोचने लगा। विषकांत कुछ देर सोचने के बाद पश्चात जसवंत सिंह से बोला,
मित्र, चूंकि इस समय खाली जेब हो, तंग हाल में हो, इसलिए ऐसी अवस्था में तुम्हारी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। तुम मेरी क्या सहायता करोगे मित्र, लेकिन कैसे? मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता नागराज वासु के पास बहुत अद्भुत वस्तुएं हैं और करामाती रुमाल है, दूसरा करामाती कटोरा है, तीसरा करामाती अंगूठी है। करामाती अंगूठी को उंगली में पहनकर, करामाती कटोरे को करामाती रुमाल से ढककर, जो कुछ कटोरे के ऊपर दायां हाथ करके कुछ भी इच्छा करोगे, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन उन तीनों करामाती वस्तुओं की खास विशेषता है कि यदि तीनों में से कोई भी वस्तु कम या खोई गई तो उस अवस्था में तीनों करामाती वस्तुएं बेकार है, अब वे कोई इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगी। मित्र, तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो? मित्र, इसका एक ही उद्देश्य है, तुम नागराजवासी से तीनों करामती वस्तुएं मांग लेना, अब तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन मित्र, मैं भला नागराजवासी मुझे तीनों करामती वस्तुएं क्यों देंगे? यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है मित्र। सुनो, आज से 5 दिन बाद नागपंचमी के उत्सव पर नागराजवासी की तुम कुछ भी मांग मांगेंगे, वे उस समय संग्रह से तुम्हें वस्तु दे देंगे। मित्र विश्रांत, मुझे यह सब बताकर तुमने बहुत उपकार किया है। मित्र, तुम आराम करो, कल प्रातः तुमसे मुलाकात होगी। अच्छा मित्र। और विश्रांत उससे विदा लेकर कक्ष से बाहर निकल आया। जाते ही जसवंत शाह की बिल्ली और चूहे की सेवा में दास दासियों ने नियुक्त करता गया। 5 दिन पश्चात, आओ मित्र, नागपंचमी के उत्सव पर होने वाला है, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मित्र, मैं तैयार हूँ। जसवंत सिंह विश्रांत के साथ चल दिया। बिल्ली चूहा उसके साथ थे। जसवंत सिंह विश्रांत के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ नागपंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। आओ आओ, अपने मित्रों को हमारे पास लेकर बैठाओ। जो क्या नागराज। और जसवंत सिंह और चूहे बिल्ली के साथ वासुकी के दर बराबर बैठ गया। विश्रांत उसके पास बैठ गया। नागराज, नाग कन्याएं ने, नाग युवतियों ने हैरतअंगेज मनमोहक करतब दिखाए। आह, कितना रोमांचक दृश्य है, दिल तक उत्सव मचा जाता है, मनाया जाता है। उत्सव की समाप्ति नागराज वासुकी ने जसवंत से कहा, जसवंत, तुम्हें मेरे पुत्र की जान बचाकर हमें बहुत उपकार किया, हम तुमसे खुश हैं। मांगो, क्या मांगना चाहती है? नागराज, मैं मांगूंगा, क्या मुझे देंगे? तुम मांग कर देखो। जसवंत, तो सुनिए नागराज, मुझे करामाती अंगूठी, करामाती कटोरा और करामाती रुमाल चाहिए। जसवंत सिंह की बात सुनकर नागराज वासुकी के होठों में मुस्कान दौड़ गई। जसवंत, मैं जानता हूँ कि इन करामाती वस्तु के बारे में तुम्हें मेरे बेटे विश्वंत ने बताया है। मुझे इन तीनों करामाती वस्तुओं को बहुत प्यारी हैं, पर मैं तुम्हें तीनों वस्तुएं अवश्य दूंगा। हमारे साथ महल चलो। चलिए महाराज। नागराज वासुकी महल में आ गया। महल में आकर उन्होंने वासुकी जयदेव को तीनों करामती वस्तु दे दी। जयंत शाह, क्या तुम जानते हो इन वस्तुओं से किस प्रकार प्रयोग करोगे? हाँ नागराज, युवराज विश्रांत ने मुझे करामाती वस्तुओं के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया था। ओह नागराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने तीनों मित्रों के साथ पृथ्वीलोक पर वापस चाहता हूँ। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। नागराज ने विश्रांत को आदेश दिया। विश्रांत जयंत शाह और उसके मित्रों को सुकुशल पृथ्वी पर पहुंचाओ। जो क्या पिताजी महाराज। विश्रांत जयंत शाह को, बिल्ली चूहे को पृथ्वी लोक लेकर चल पड़ा। पृथ्वीलोक पर पहुंचकर जयंत शाह ने विश्रांत से कहा, अच्छा मित्र, अब विदा दो। मित्र, तुम्हें विदा करने का दिल तो नहीं चाह रहा, पर मजबूरी है। उदास विश्रांत ने तीनों से विदाई ली और वापस नागलोक लौट गया। फिर अब तीनों अपने अनजान सफर पर बढ़ चले। चलो, अब देरी किस बात की। चलते चलते वे पुनः बागेशापुर राज्य में पहुंचे।
मित्र जैसा चलते चलते बहुत थक गए हैं, साथ ही भूख लगी है। मित्र बिल्ली को सामने जो कुआं नजर आ रहा है वहाँ चलकर आराम करेंगे और पानी पिएंगे। तीनों कुएं की जगत पर पहुंचे और रस्सी डोल जैनसा ने पानी खींचा और फिर तीनों ने पानी से पीकर प्यास बुझाई। तभी जसवंत शाह की दृष्टि कुएं के पास पड़े लोहे के मजबूत खंभे पर पड़ी। अरे, लोहे का इतना विशाल मजबूत खंभा क्यों पड़ा है? जैन शाह लोहे के खंभे के पास पहुंचा। अरे, ये खंभे पर तो कुछ लिखा है। जैन शाह ने झुककर खंभे पर लिखी इमारत को पढ़ने लगा। हूँ बगेशपुर महाराज की ओर से किसी महाबली को लोहे के इस विशाल खंभे के बराबर 10 टुकड़े कर देगा, उसी के साथ बागेश्वर की राजकुमारी यशोधरा का से विवाह किया हो जाएगा। और जैसन सा चौंक गया। ओह, बागेश्वर अपनी पुत्री का विवाह, बड़ा विचित्र बात रखी है। जैन साहब सोच में पड़ रहा था, तभी चूहे ने इस प्रकार कहा, मित्र, तुम इस शुभ अवसर का फायदा उठा सकते हो। मैं भला कैसे फायदा उठा सकता हूँ? मित्र, करामाती अंगूठी और कटोरा और करामाती रुमाल का प्रयोग करके तुम अपने इस लोहे के खंभे के बराबर 10 टुकड़े कर सकते हो। कह तो तुम ठीक रहे हो मित्र। मित्र, तुम शुभ कार्य में देर कैसी, जल्दी ही करामाती वस्तु को निकालो और अपना कार्य करो। जसवंत शाह ने सबसे पहले करामाती अंगूठी को अपने उंगली में पहना और करामाती कटोरे के पास एक रुमाल से ढका और फिर उसने कटोरे पर हाथ करके कहा, करामाती वस्तु, जल्दी इस लोहे के खंभे के 10 बराबर टुकड़े करो। अगले ही पल करामाती कटोरे से 2 बलिष्ठ व्यक्ति हथौड़ा और छीनी लेकर बाहर निकले। हम आपका हुक्म बजा लाते हैं मेरे मालिक। और फिर एक व्यक्ति ने लोहे के खंभे पर अपनी पैनी छुरी रखी और हथौड़े से छीनी पर वार किया। लोहे के खंभे के भयानक गर्जना के साथ ही वार से 2 भागों में विभाजित हो गया। देख राजा हसमत का बक्का रह गया। यह देख जैन शाह। लोहे के मजबूत खंभे के टुकड़े भयंकर गर्जना की आवाज़ सुनकर बागेश्वर राज्य में सुनाई देने लगी। सुनकर राजा बागेश्वर चौंका। अरे, यह आवाज़, यह लोहे के खंभे के टूटने की आवाज़ है। उस लोहे के खंभे को हमने राज्य की दक्षिण दिशा की ओर वाले कुएं के पास रखा था। न जाने किसने वह खंभा तोड़ना लगा है। हम कुएं के तलकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। रथ पे बैठकर तुरंत ही दक्षिण दिशा में पहुंचे और तब तक वहां पहुंचा। वो लगता है लोहे के खंभे के 3 टुकड़े हो गए हैं। कौन है ऐसा महाबली? इस प्रकार बलदेव ने कुएं के पास पहुंचा। जैसे उसके राह में 10 बार लोहे के टूटने की भयानक आवाज़ सुनाई दी। ठक। और जसवंत शाह के दोनों बलिष्ठ व्यक्ति ने कहे, इन लोहे के हमने 10 बराबर टुकड़े विभाजित कर दिए हैं। अब मालिक, हम लोग बहुत भूखे हैं। हमारे लिए 36 प्रकार के व्यंजनों की सुविधा की जाए। और फिर दोनों व्यक्तियों ने हवा में हाथ लहराया और अगले ही पल, वाह, 36 प्रकार के व्यंजन, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। जयवंत और चूहे बिल्ली ने मिलकर पेट भर के भोजन खाया। तत्पश्चात, और कोई हुक्म मेरे मालिक? फिलहाल तुम जाओ, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। दोनों बलिष्ठ व्यक्ति वहां से करामाती कटोरे में अदृश्य हो गए। तभी बलदेव का रथ वहां रुका। ओह, यह वास्तव में ही लोहे के खंभे के 10 बराबर टुकड़ों में पड़ा है। और उसने जयवंत से पूछा, यह असंभव कार्य किसने किया है? मैंने महाराज। यह आप राजकुमारी युगोशाला हाथ मेरे विवाह करने का तैयारियां शुरू कर दीजिए। सुनकर बगेश देव लोग की नाक सुकड़ी। वो यही योग कंगाल सा प्रतीत हो रहा है। साथ में बिल्ली चूहा, क्या राजकुमारी यशोधरा के विवाह करने इसके साथ उचित रहेगा? उसने सोच में पड़कर जसवंत शाह से पूछा, महाराज की सोच में पड़े हो, आपका वचन पूरा करने का समय आ पहुंचा है। जल्दी से पूरा कीजिए। मेरी गरीबी देखकर यदि आप अपने वचन से पीछे
हटेंगे तो चारों ओर आपकी बदनामी होगी, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। युवक, हम तुम गलत सोच रहे हैं, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ अवश्य करेंगे, पर विवाह की तैयारी करने के साथ विवाह किस प्रकार होगा इस विषय में सोचने लगा था। सुनो युवक, यदि तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ होने वाला है, हम चाहते हैं कि तुम बड़े ठाट बाट के साथ बारातियों के साथ यशोधरा के ब्याह नहीं आओ, तभी तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। राजकुमार जसवंत शाह मुस्कुराया। महाराज, लोहे के खंभे पर ऐसी आपकी घोषणा, इस बात का कोई जिक्र न था। खैर, फिर भी आप फिक्र न करें, बारात ऐसी चढ़ेगी कि आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो फिर ठीक है, जाओ हमारे हमारे साथ महल में चलो। नहीं महाराज, इस समय मैं आपके साथ महल में नहीं जाऊंगा। मैं राजकुमारी यशोधरा के बयाने जाऊंगा, आने आऊँगा। हम तुम्हारे विचार जानकर खुशी हुई युवक। 5 दिन पश्चात तुम राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह होगा। जो गया महाराज, आज से 5 दिन पश्चात में ब्याह बारात आपके महल में प्रस्थान करेगी। और योगेश्वर वहाँ से महल में वापस लौट गया। योगेश्वर खुश था। मैंने जसवंत शाह के साथ ऐसी मुश्किल शर्त रख दी है, वह पूरी कर होना संभव है। फटियाल जसवंत शाह ठाट के साथ बारातियों की भीड़ के साथ राजकुमारी को बहने कैसे आ सकता है। वह तो मेरी शर्त से घबरा कर हमारे राज्य से भाग जाएगा। और 4 दिन बीत गए। जसवंत शाह बागेश्वर राज्य छोड़ कर क्यों न भागता, कुएं के पास ही डटा रहा। और सूचना पाकर जसवंत शाह अभी तक बागेश्वर में क्यों डटा हुआ, उसके मेरी शर्त सुनकर यहाँ से भागा जाना चाहिए था। यह उसके साथ यशोधरा का विवाह करना होगा। 5वें दिन जसवंत शाह को नहीं भागा। अब विवाह की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और उसी समय महल में विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। और बागेश्वर के लोग जसवंत शाह का मजाक उड़ाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सुना है कंगाल के साथ राजकुमारी यशोधरा का ब्याह होगा। हाँ भाई, तुमने ठीक सुना है, लेकिन एक बात है, राजकुमारी यशोधरा की बारात बारातियों के स्थान पर केवल बिल्ली और चूहे आएंगे। ऐसी अनोखी बारात न कभी देखी न सुनी। हा हा हा। और लोगों ने जसवंत शाह का केवल मजाक उड़ाया। और जब लोग वहाँ से चले गए तो जसवंत शाह करामाती अंगूठी और उंगली में पहनी और करामाती कटोरे पर करामाती रुमाल ढका। करामाती वस्तुएं, जल्दी मेरी मदद करो। अगले पल हुक्म, हमारे मालिक, जल्दी हमारे लिए एक सजा धजा घोड़ा और पहनने के लिए दुल्ले वाला वस्त्र, साथ ही बहुत सारे बारातियों का प्रबंध करो। अभी लो मेरे मालिक। और दोनों बलिष्ठ व्यक्तियों ने हवा में हाथ लहराया। और अगले ही पल, वाह, बारात का प्रबंध हो गया मेरे मालिक। सजे धजे घोड़े और वस्त्र का भी प्रबंध हो गया। और जसवंत शाह ने घोड़े पर बैठा और बिल्ली और चूहे के पीछे बारात मंडप की ओर चल पड़े। दोनों के बीच दोनों बलिष्ठ व्यक्ति अंगरक्षक के रूप में घोड़े के साथ थे। जब बारात धूमधाम से महल में पहुंची तो इतनी भव्य बारात देखकर बलासदेव और अन्य लोग दंग रह गए। ओह, इतना सुंदर बारात! ओह, दूल्हा साक्षात भगवान का अवतार लग रहा है। जसवंत शाह शर्त पूरी करने के आनबान राज की लाज रख ली। अब यह लोग नहीं कहेंगे कि मैंने पुत्री का विवाह कंगाल के साथ किया है। और बागेश्वर देव बड़े प्रसन्न मन से साथ जसवंत और यशोधरा का विवाह किया। विवाह के पश्चात, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा दामाद राजा। महाराज, एक विनती है कि मैं दहेज में हाथी, घोड़े, धन इत्यादि कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगा। मुझे राजकुमारी यशोधरा मिल गई, मुझे इससे सब कुछ मिल गया। तुम्हारे दहेज विरोधी विचार जानकर मुझे अति प्रशंसा हुई दामादराज। और जसवंत सिंह यशोधरा के साथ बागेश्वर से प्रस्थान कर लिया। बिल्ली और चूहा उसके साथ थे। आगे चलते थे रथ एक वन में पहुंचा। महाराज, बड़ी मनमोहक हवा चल रही है, कुछ देर चाहे पेड़ के नीचे प्रकृति का आनंद लिया चाहिए, क्यों नहीं? आओ, तुम रथ से उतरो और थोड़ी देर वन में घूम आओ। तब बिल्ली और चूहे रथ से उतर कर वन में घूमने लगे।
और तभी वन से गुजरते एक रक्तबीज राक्षस की दृष्टि यशोधरा पड़ी। इतनी सुंदर स्त्री इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। रक्तबीज ने तुरंत ही मायावी वस्तु का जाल का निर्माण किया और ये मेरी कैद में रहे से नहीं बचेंगे। रक्तबीज ने अर्थात सुन जसवंत और यशोधरा चौक की ओर देखा। उसे जसवंत शाह ने अपने लिए कुछ कर पाता। रक्तबीज ने उसे यशोधरा को जाल आ पड़ा। दोनों मायावी जाल के शिकंजे में फंस गए। ओह, यह विपदा कहाँ से! जाल में फंस गए। बुरी होने के कारण करामाती वस्तु की सहायता भी नहीं मांग सकता। तब रक्तबीज ने यशोधरा से समीप पाया। ए सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बनोगी? नहीं, कदापि नहीं। मेरे पतिदेव मेरे साथ हैं। चुपचाप रह सुंदरी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। वैसा ही करना होगा। अपने साथियों को बुलाने जा रहा हूँ। यहाँ आकर मेरे विवाह में शामिल होंगे और तुम पति की बलि दी जाएगी। नहीं। यशोधरा अति अधिकता बेहोश हो गई भय से और रक्तबीज ठाठा करता हुआ अपने साथी को बुलाने के लिए आकाश में उड़ गया। हा हा। और इधर बिल्ली और चूहा वन में घूम कर वापस आई। यह क्या मित्र जसवंत सिंह राजकुमारी यशोधरा को धातु के मजबूत जाल में फंसे हैं। अब मित्र जसवंत शाह की सहायता करने का वक्त आ गया है। और दोनों दौड़ते हुए उनके समीप पहुंचे। मित्र जसवंत शाह, घबराना नहीं, अभी राजकुमारी को जाल से मुक्त कराते हैं। मित्र, यह संभव है? यह जाल कोई साधारण जाल नहीं है, अति मायावी जाल है। तो फिर हम कोई साधारण बिल्ली या चूहा नहीं है। और इतना कहकर वो जाल काटने लगे। कुछ ही देर में चूहे और बिल्ली ने मायावी जाल काट दिया और अगले ही पल आह, प्रकाश कैसा! और कुछ देर बाद प्रकाश छटा। ओह, तुम दोनों चूहा और बिल्ली कहाँ गए? मित्र जसवंत, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले यह बताओ तुम मायावी जाल में आखिर फंसे कैसे? तब जसवंत शाह ने दोनों को रक्तबीज दैत्य के बारे में बताया और जसवंत शाह रक्तबीज दैत्य का जानकर, ओ रक्तबीज दैत्य अपने साथियों को यहाँ आता ही होगा। मित्र जसवंत शाह, इससे पहले रक्तबीज अपने साथियों को लेकर आ जाए, उत्पत मचाए। तुम करामाती वस्तुओं द्वारा रक्तबीज रख दैत्य के साथियों को का श्रृंगार करना है, इसी में हम सबकी भलाई है। और करामाती वस्तु को सिर दिए रक्तबीज व उनके साथी से छुटकारा दिलाओ। कहने भर की देर थी। दो बलिष्ठ और करामाती कटोरे से बाहर कूदे। हम अभी रक्तबीज और दैत्य के उनके साथियों को मोटके उतारते हैं मालिक, देर न मत करो। और रक्तबीज के दैत्य के साथियों के साथ आते दिखाई दिए। वे आ पहुंचे हैं। जैसे ही रक्तबीज और उसके साथी वहां पहुंचे, अगले ही पल आह, बचाओ बचाओ! पल भर में रक्तबीज और उसके साथियों का जलकर राख हो गई। और दिव्य पुरुष ने जसवंत शाह से कहा, मित्र, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं चूहे के रूप में तुम्हारे साथ था। ओह, तुम चूहे थे? हाँ मित्र, ये बिल्ली के रूप में तुम्हारे साथ थी। ओह, क्या ये समझ में नहीं आ रहा। तब दिव्य नारी ने जयवंत से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। हम दोनों मलिका और वरुण केस, हम दोनों गंधर्व हैं, पति पत्नी हैं क्या? हाँ, मैं जो कह रहा वह समक्ष सत्य है। एक बार हम वंदन वन में इंद्र के सामने नृत्य कर रहे थे तो वरुण देव ने मेरे नृत्य के साथ साथ गाना गा रहा था। नृत्य गान में हम दोनों पति पत्नी कुछ ही पलों के लिए एक दूसरे में प्यार की दृष्टि से निहार लेते थे, जिससे मेरे नृत्य की लय और वरुण देव के गीत का सुर बीच बीच में बेसुरे हो जाते थे। इंद्र ने हमारी भाव समीक्षा को हमारे दोनों के आपस में प्रेम के भाव लिया तथा इसे अपमान जानकर वह मुझे और वरुण गेस को श्राप दिया कि हम उनकी अपेक्षा की और हमारी उपस्थिति में नृत्य गान को भूल कर अशुद्ध नृत्य कर रहे हो। जाओ, तुम दोनों इसी से चूहा और बिल्ली बनकर पृथ्वी लोक पर चले जाओ। तब
मुझे और वरुण ने अपनी गलती का अभ्यास हुआ। हम दोनों ने इंद्र के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगी। तब इंद्र ने हमें तरसाया और हमें कहा कि यह श्राप से हम वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। पृथ्वीलोक पर जाकर तुम मुसीबत में फंसो मनुष्य की सहायता करोगे तो उस समय तुम्हारे श्राप मुक्त हो जाओगे। हमने जाल काट कर तुम्हारी सहायता की, इसलिए हम जाल काटते ही वरुण वरुण ने को श्राप मुक्त हो गई। ओह, यह बात है। तब यशोधरा को होश आ चुका था और जसवंत शाह और रक्तबीज अपने साथियों का अंत वरुणवेश के बारे में बताया। तत्पश्चात यशोधरा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आप ठीक कहते हैं स्वामी। और मित्र जसवंत साहब हमें आज्ञा दी, शराब मुक्त होकर हम और मलिका पूर्ण गंधर्व लोक वापस जाना चाहते हैं। चले जा चाहते तो चाहते हुए भी तुम्हें मलिका को रोक नहीं सके मित्र। और जसवंत शाह से विदा लेकर दोनों आकाश मार्ग से जा की ओर उठ गई। तत्पश्चात आओ यशोधरा अपने घर चले। और दोनों उसी समय रथ में बैठकर प्रतापुर की ओर चल दिए। प्रतापुर में पहुंचकर दोनों कोड़िसा के सामने, जयवंत तुम वापस लौट आए, क्या तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं रही? पिताजी, आपकी चेतावनी भली याद थी, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटा। साथ में मेरी पत्नी राजकुमारी यशोदा मुंह मांगी वस्तुएं देने वाली करामती वस्तुएं लेकर आया हूँ। और जसवंत साहब ने विस्तार से कोड़िसा को सारी बात बताई। सारी बात जानकर कोड़िसा खुश हो गया और जसवंत की माँ जसवंत को देखते ही दौड़ी आई। क्यों मेरे बच्चे, मेरी माँ। और जसवंत शाह की माँ ने छाती से लगा लिया। जसवंत शाह की बहू रूप के रूप में पाकर कोड़िसा फूला न समा रहा था। जसवंत शाह प्रशंसा पूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा और कोड़िसा अब पहले की तरह कंजूस नहीं था। समाप्त दोस्तों।